हेलो डियर स्टूडेंट। जैसा कि आज ईद के दिन आज छुट्टी थी, न्यूज़पेपर्स नहीं थे, लेकिन ये 24 तारीख का एडिटोरियल है। इसके थ्रू हम ये हम क्लास लेते हैं एडिटोरियल का, और ताकि आपको अंग्रेज़ी के स्ट्रक्चर और वर्ड मीनिंग वो मैं बताऊं, ताकि आप जो है अंग्रेज़ी अच्छी तरीके से सीखें। लेकिन आज का एडिटोरियल जो है, कल का जो यानी आज मैं एडिटोरियल पढ़ा रहा हूँ, इसमें वोकेबुलरी भी काफ़ी अच्छी है और 2-4 ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी। तो उम्मीद है आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। जब आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको तकरीबन काफ़ी ग्रामर की स्ट्रक्चर समझ में आएगी। जो आप 6 घंटों में सीखेंगे वो आप इसे 30 या 40 मिनट्स में सीख लेंगे। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को देखेंगे कंप्लीट, ताकि और भी सीख सकें। और जो आज नए चैनल पे आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उनके साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। तो बिना देर के शुरू करते हैं। सर्ज इन कोविड-19 केसेस। सर्ज यानी कि इंक्रीज़ होना, किसी चीज़ का बढ़ना। कोविड-19 के केसेस जो है बढ़े हैं, इसका मतलब ये हुआ है कोविड-19 के जो केसेस वो बढ़े हैं। द सिचुएशन इज़ रियली अलार्मिंग। सूरत हाल बहुत गंभीर है, बहुत परेशानी की है। अब यहाँ पे मैं आपको हर बार जब भी एडिटोरियल शुरू करता हूँ तो आपको ये बता दूँ कि आपको नाउन और वर्ब का पता होना चाहिए। जब आप नाउन और वर्ब को समझ लेंगे, वो किधर है वर्ब और नाउन कौन है क्या है, तो आपको अंग्रेज़ी समझ में आ जाएगी। अगर आप वर्ब और नाउन को पकड़ने में गलती करते हैं तो आप ये समझ रहे हैं पज़ल में घूम रहे हैं। ओके, तो जहाँ पे जो सिचुएशन है ये नाउन होगा, क्योंकि इसके बाद ना तो पहले प्रेपोजिशन है ना ही कुछ और है, और उसके बाद जो है लिंकिंग वर्ब है इज़ एम आर, ये जो वर्ब है। इसके बाद रियली एडवर्ब है। उसके बाद अलार्मिंग जो है ये वर्ब है, मेन वर्ब है। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। यानी इज़ के बाद जब भी वर्ब आएगी तो उसकी इंग फॉर्म आएगी, अगर वो एक्टिव में होगा। अगर वो पैसिव में होगा तो वो जो है ईडी या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो अलार्म वर्ब है, तो इसको जो है इंग फॉर्म में आया है। सिचुएशन इज़ रियली अलार्मिंग है। सूरत हाल बहुत ही परेशानी की है, गंभीरता की है। विज़ ये जो है प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के हिसाब से। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू, इन कंपैरिजन टू। आप अगर विज़ के बाद अगर ये लिखते इन रिलेशन टू आर इन कंपैरिजन अगर ये भी लिखते हैं तो भी ये चल जाता। इसमें स्पेलिंग की एरर आ गई, एम मिसिंग है। ओके, कंपैरिजन, अगर ये विज़ की रिलेशन टू लिखा हुआ था या कंपैरिजन होता तभी वो चल जाता। कंपैरिजन के साथ ऑलमोस्ट विथ आती है। ओके, कंपैरिजन विथ तो भी एक ही बात होती। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि आप ये भी वर्ड देख सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपैरिजन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी गलती कंप्यूटर की मिस्टेक हो गई। ओके, द राइज इन कोरोना के वायरस केसेस इन कंट्रीज एज 2603 न्यू वायरस केसेस विद 50 कैजुअलिटीज़ वर रिकॉर्डेड ऑन फ्राइडे। यानी कि कंट्री में 2603 नए केसेस हुए हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगियों को नुकसान हो रहा है। रिकॉर्ड फ्राइडे। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने आपको बताया है। विच जब भी आएगा वो किसी चीज़ को डिफ़ाइन करेगा। जैसे यहाँ पे फ्राइडे, अगर इंसान होता या ह्यूमन बींग्स होता तो यहाँ पे हु लिखते हैं, हु, विच नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पे फ्राइडे डे का नाम है तो हमें विच लिखना पड़ेगा। उसके बाद कामा भी आती है। रिलेटिव प्रोनाउन का कोर्स जो है वो भी मैं आपको ग्रामर में समझाऊँगा काफ़ी डिटेल से, ताकि आपको समझ में आ जाए। विच आर द हाईएस्ट इन सिंगल डे, जो कि अब के दिन तक है बहुत बड़े केसेस हैं। ब्रीफिंग द मीडिया को बताते हुए। अभी जो ब्रीफिंग है ये जीरेंड है,
ओके। ब्रीफिंग द मीडिया, मीडिया को बताते हुए। स्पेशल असिस्टेंट ऑन नेशनल हेल्थ सर्विसेज, यानी ख़ास जो मुआवन है नेशनल कौमी सेहत के खिदमत सरंजाम देने के इदारे का, कौन है ये, जिसका नाम है। आल्सो वांट देट, उन्होंने खबरदार किया है कि कोविड-19 सिचुएशन कुड फर्दर वर्सन, कोविड-19 की सिचुएशन हालत और भी बिगड़ सकती है। यहाँ पे फर्दर जो है एडवर्ब है, इसका मतलब है टू ग्रेटर एक्सटेंट, यानी बड़ी लेवल पर। वर्सन जो है वर्ब है, इसका मतलब है जो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है वो जो है सूरत हाल बिगड़ सकती है। इफ़ द पीपल डिडंट प्रैक्टिस द प्रिकॉशनरी मेजर्स, अगर लोगों ने सही हिफाजती तदाबीर नहीं लिए। अभी यहाँ पे डिडंट जो लिखा हुआ है ये जो है पास्ट टेंस है, इसमें जब हम वर्ब लिखेंगे तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वर्ब है, अगर प्रैक्टिस में यहाँ पे सी आ जाए तो ये फिर नाउन भी हो जाता है प्रैक्टिस, लेकिन ये वर्ब है तो हम एस यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस। द सडन राइज, अचानक जो बढ़े हैं, इन द कंटेंजन केसेस, जो केसेस हुए हैं छूने से, रियली इंडिकेट्स, वो इशारा करते हैं, दैट द पीपल आर नॉट एडीरिंग टू SOPs पुट इन प्लेस बाय द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर देयर सेफ्टी। यानी जो केसेस बढ़े हैं, लोग जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं SOPs को। यहाँ पे एडीरिंग लफ्ज़ जो लिखा हुआ है, ये एडीरिंग ये जो है अपने साथ टुक्को लेता है, ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, इसका मतलब होता है फॉलो। अगर यहाँ पे फॉलो भी लिखा हुआ होता या फिर ओबे लिखा हुआ होता तो वो भी चल सकता था, या फॉलो लिखा हुआ था तो वो भी सही था। ये सिनोनिम में फॉलो, ओबे, एडियरेंस, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। यानी जिन्होंने SOPs के ऊपर है उसको फॉलो नहीं किया। इन अ प्लेस, जो लगाए गए थे उस जगह पे, बाय द फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फॉर दियर सेफ्टी, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से उन लोगों की हिफाजत के लिए, सेफ्टी यानी हिफाजत के लिए। इन व्यू ऑफ डिफ़िकल्टीज़ स्पेशली फेस्ड बाय द पुअर, यानी जो डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलातें फेस कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, द पुअर पीपल, यानी गरीब लोग। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊं, द पुअर एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम जब इसको नाउन भी करते हैं तो द लगा के करते हैं, द पुअर। अगर कहेंगे द रिच एडजेक्टिव है, उसको हम द रिच कहेंगे तो फिर अमीर, यानी ये जो द पुअर आ गया तो इसका मतलब हो गया सारे गरीब। ओके, ऑल द पुअर यानी सारे गरीब, सभी गरीब जो है। अगर इसको हम वर्ल्ड वाइड भी यूज़ कर लेंगे तो फिर द पुअर हो जाएगा, तो फिर ग्लोबल लेवल पे द पुअर हो जाएंगे, यानी जो भी दुनिया में गरीब लोग हैं। एंड द डेली वेजर्स, और जो दिन दिहाड़ी जो डेली मजदूरी करते हैं और पैसे लेते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड ईज्ड रिस्ट्रिक्शन, फेडरल गवर्नमेंट ने जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन किया, बस डिस्कस किया मसले के ऊपर सूबाई गवर्नमेंट से, हैड ईज द रिस्ट्रिक्शन, फिर उसने जो है रिस्ट्रिक्शन में आसानी कर दी, यानी जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी, पाबंदी की सूरत हाल थी, लोग बाहर ना जाएं, उसमें रिस्ट्रिक्शन हो गई, उसमें आसानी हो गई। अलाउंग मार्केट्स एंड शॉपिंग प्लाजास टू ओपन, शॉपिंग प्लाजास और मार्केट को भी ओपन कर दिया गया। एज वेल एज द इंडस्ट्रीज ट्रेडर्स रिज्यूम दियर एक्टिविटीज़, और तो और इंडस्ट्रीज़ और ट्रेडर्स को भी जो है कहा गया कि आप भी जो है वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पे ग्रामर की स्ट्रक्चर है, मैंने पहले ही आपको बताया था, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको समझाऊंगा। एज वेल एज का मतलब होता है नॉट ओनली बट आल्सो। हम ज़रा मैं आगे बताता हूँ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई कि नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, इसको एज वेल एज को, अब ये मैं ब्रैकेट में आपको देख के समझा रहा हूँ, बट आल्सो ये भी लिखा हुआ था चल जाता। और इसके और भी यूजेस होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ भाई एनिमल्स
आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, और जो आज समझ रहे हैं वो कोशिश करें दोबारा उसके ऊपर ध्यान ना दें, ताकि आप कंप्लीटली समझ जाएं। एज वेल एज प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव। देखिएगा अभी, यानी ये सर्वाइव VIVE, ओके, ये ठीक हो गया। देखिए अब, यानी सिर्फ अगर मैं इसको, ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जानवर, ना सिर्फ जानवर लेकिन पौधों को भी पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे ये लिख देता, नॉट ओनली प्लांट्स बट आल्सो एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, तो ये भी सही हो जाता। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट करिएगा, ये बेहतरीन ग्रामर की स्ट्रक्चर है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसको मैं ये और कलर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, देखिए, अगर आप इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करते हैं तभी वैलिड है, अगर आप इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करते हैं तभी सही होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल होते हैं। और ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको दूसरी पॉइंट बताता हूँ फिर इसका, नॉट ओनली बट अभी एज वेल एज का दूसरा भी ये इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई लिखता है, भाई मैं कहता हूँ, इसको छोड़ दो अभी, यहाँ पे he hurt his elbow as well as breaking his leg। देखिए, यानी जिसको भी मैं कलर और दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका दूसरा इस्तेमाल ये होता है, ही हर्ट हिज एल्बो एज वेल एज ब्रेकिंग हिज लेग, यानी उसने अपनी सिर्फ एल्बो को नुकसान नहीं दिया लेकिन उसकी जो टांग है वो भी टूट गई। अभी यहाँ पे मैंने हर्ट लिखा है, तो आप कहेंगे हर्ट से क्यों नहीं हुआ। हर्ट जो है हम उसको सेकंड फॉर्म भी हर्ट लिखते हैं, थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि हिज एल्बो, हर्ट किया है एल्बो को, और दूसरा एज वेल के एज, जब हम कोई भी वर्ब लिखेंगे तो वो इंग फार्म में लिखेंगे। जैसे कि हमने ब्रेकिंग लिखा है, अभी ये इंग फार्म में ही लिखा जाएगा। ये एज वेल एज का रूल है, और इसको ये आप पॉइंट्स नोट कर दे जाइएगा क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी। अगर प्रेजेंट में होता, मिसाल के तौर पर अगर मैं ड्राज लिखता एक वर्ब में, शी ड्राज एज वेल एज डिज़ाइनिंग क्लास, यानी वो ड्राज करती है कपड़ों को सही तरीके से, उसके ऊपर डिज़ाइन बनाती है, उसके बाद भी वो उसके ऊपर डिज़ाइन करती है। यानी जो ड्राज जो मैंने लिखा था ये फर्स्ट फॉर्म है, और डिज़ाइनिंग जो है एज वेल एज के बाद जो भी वर्ब लिखेंगे वो इंग फॉर्म में आएगा। एक दूसरा इसका ये भी तीसरा रूल है। और एक और अहम बात है, मिसाल के तौर पर हम इसको इन्फिनिटिव से लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ, आई हैव टू क्लीन द फ्लोर्स एज वेल एज कुक, या फिर ये भी कहूँ कुक आर प्रिपेयर आर कुक फूड। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे आपको कहा कि भाई दूसरा जो वर्ब लिखेंगे एज वेल के बाद वो इंग फार्म में होगा। यहाँ भी इंग फार्म में आया है। मैं इसको ऐसे हाईलाइट करूँ, इसको ऐसे करूँ, और ये जो है ये भी जब मैंने लिखा ये भी इंग फार्म में आया। ओके,
ये भी इनके फार्म में आया। लेकिन जहाँ पे देखिए हमने फ़र्स्ट फार्म लिखी है, एज़ वेल एज़ के बाद फ़र्स्ट फार्म लिखी है, यहाँ भी फ़र्स्ट फार्म लिखी है। इसका मतलब ये है क्योंकि जब भी हम कोई इन्फिनेटिव लिखते हैं, इन्फिनेटिव यानी ट के बाद हम बेस फॉर्म लिखते हैं, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे कि ये है, अभी टू के बाद क्लीन लिखा, तो दूसरी जगह पे जब हम वर्ब प्लेस करेंगे वो जो है फ़र्स्ट फार्म में हम इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा और इसमें आप गलती नहीं करेंगे। और इसके बाद भी एज़ वेल एज़ का ये भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मैं लिख दूँ द प्राइम मिनिस्टर एज़ वेल एज़ कैबिनेट मेंबर्स बिलीव इन गुड सिचुएशन। ठीक है, बिलीव इन, ये देखिएगा मैंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, ठीक है, और ये जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं ये प्लूरल है। उसके बाद जो हम वर्ब लिखेंगे वो हम जो लिखेंगे वो फर्स्ट नाउन के तरह फर्स्ट सब्जेक्ट से लिखेंगे, जो इसका सब्जेक्ट होगा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर इसका सब्जेक्ट है, ओके। उसके साथ जो कैबिनेट मेंबर्स है वो भी साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो फर्स्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब हम उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, फिर इसको हम बिलीव्स कर देंगे, बिलीव नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मैं बिलीव लिखता तो ये गलत होता, ओके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आप ये नोट करेंगे। आप एक ऐसा करें, एक बार जो सीखें फिर दोबारा ना सीखें, इसको इस तरह से, और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें और मुझे भी मैसेज करें, कमेंट्स में लिख के भेजें, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी और मुझे पता भी चल जाएगा, ओके। आगे चलते हैं अभी। और सेशन पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी जो लोग हैं उनको भी सीख मिल जाए इससे। एज़ वेल एज़ द इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्री एंड ट्रेडर रिज्यूम टू देयर एक्टिविटीज़, ये हमने पढ़ा था। द पर्पज़ वाज टू प्रोवाइड लाइवलीहुड, मकसद ये था कि उनको लाइवलीहुड मिल जाए। लाइवलीहुड का मतलब है यानी वो अर्न कर सकें और घर को चला सकें। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, उनको ये मौके मिल जाए, वो कमाई भी करें और उसके साथ अपना घर भी चलाएं। किसको चाहिए ये आगे बताएगा, टू लगा के बताएगा। टू द पीपल, उन लोगों को चाहिए हु हैड लास्ट। देखिए अभी पीपल आ गए, लोग आए, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। इस चीज़ को आप नोट करें। क्यों मैं बार बार बताता हूँ, ताकि आपको जो है आसानी से समझ आ जाए और जो नए स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं उनको भी पता चल जाए, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ओके। हु हैड लास्ट जॉब्स ड्यू टू द लॉकडाउन, जिन्होंने अपनी जॉब्स को खोया है लॉकडाउन की वजह से। अभी यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर आया है ड्यूट। अभी हमने एज वेल एज सीखा था और ड्यूट। अभी ड्यूट और ओइंग टू में क्या डिफरेंस होता है। ड्यूट जो होता है वो क्या करता है, हमें काज बताता है, और ओइंग टू भी काज बताता है। लेकिन इसके कुछ मैं आपको समझाऊं कि भाई ये किस तरह से होता है। मिसाल के तौर पर आपने लिख दिया भाई अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, ये एक सिचुएशन हो गई ड्यू टू कोविड-19, ओके। मैंने क्या कहा, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोविड-19, ओके। ड्यू टू कोविड-19 विल ग्रो स्टीडली, या विल ग्रो या फिर विल ग्रो स्टीडली, ये मैंने लिखा है। मैं इसको हाईलाइट करूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो हुई है वो क्यों हुई है, सबब क्या है, कोविड-19 काज है ना, ये कोविड-19 एक सबब है। अभी काज आ गया, उसके बाद क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगी।
अब रिज़ल्ट क्या आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है कि काज उसका क्या बना है कोविड-19, और विल ग्रो स्टीडली यानी ग्रेजुअली वो बढ़ेगी, बेरोज़गारी ग्रेजुअली बढ़ेगी। सबब क्या है कोविड-19 की वजह से। ओके, ड्यू टू ओइंग टू अक्सर एक साथ यूज़ भी होते हैं, और अब बिकॉज ऑफ भी यूज़ हो सकता है इसकी जगह पे। लेकिन इसमें और क्या डिफरेंस है, मिसाल के तौर पर ड्यू टू आपको समझ में आ गया होगा। अगर ओइंग टू पे हम जो एक सेंटेंस फ्रेम करें, देखिए मैं अगर कहूँ हिज सक्सेस वाज ड्यू टू हिज पेरेंट्स। ओके, और मैं दूसरा सेंटेंस लगाऊं, हिज सक्सेस वाज ओइंग टू हिज पेरेंट्स। देखिए ये दो सेंटेंस में फ्रेम किए मैंने। इसका मतलब क्या है, अभी ये जो सेंटेंस है ये राइट है। ओके, ये सेंटेंस राइट है और ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है। क्यों ये रॉन्ग है, क्योंकि जब भी टू बी का वर्ब आता है, यानी टू बी फैमिली का कोई वर्ब आता है, ये जैसे वाज है, उसके बाद ओइंग टू नहीं आएगा। ये रूल है इंग्लिश का, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे वाज आएगा तो फिर हम ड्यू को इस्तेमाल कर सकेंगे। और ड्यू टू एडजेक्टिव है, वाज जो है एडवर्ब भी है, लेकिन ये जब वाज आएगा बी फैमिली का वर्ब है। बी फैमिली के वर्ब्स को आपको पता है जिस तरह से वाज होता है, वर होता है इज़, एम, आर, बी, बिन, बीइंग, ये सारे क्या होते हैं, बी फैमिली के वर्ब होते हैं। ओके, ये सारे जो होते हैं बी फैमिली के वर्ब होते हैं। जब ये इस्तेमाल होंगे तो फिर ये ओइंग टू नहीं आएगा, ड्यू आएगा। होप डेट आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और ओइंग टू को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये आप नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, जो आप एक मरतबा सीखें वो दोबारा ज़रूरत ना करें इस्तेमाल अपनों, कि भाई हमें फिर भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। एक मरतबा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, मैं यहाँ भी बताता हूँ। कोई सिचुएशन होगी, सिचुएशन, ओके, उसके बाद क्या होगा भाई, रिज़ल्ट होगा, उसके बाद काज होगा, उसके बाद ओइंग टू, उसके बाद फिर काज। ये सिचुएशन होती है, इसको हम कहते हैं ओइंग टू को इस्तेमाल ऐसे करेंगे। अब सेंटेंस एक सेंटेंस से समझें। मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ, हिज स्पीकिंग वाज हेजिटेंट। ओके, ओइंग टू a स्टेमर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बिकॉज ऑफ भी लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे बिकॉज ऑफ भी लिख लें तो वो भी चल जाएगा। बिकॉज ऑफ भी अगर लिख लें ना, बिकॉज ऑफ दोनों में आ सकता है, ये भी प्रीपोजिशन है। लेकिन हम ओइंग टू को समझ रहे हैं तो आप ओइंग टू के ऊपर ध्यान दें। देखिए, हिज स्पीकिंग वाज हेजिटेंट, यानी ये जो बोल रहा था उसमें हेजिटेंट थी, सही तरीके से नहीं बोल रहा था। क्यों सही तरीके से बोल नहीं रहा था, ये क्या थी, ये रिज़ल्ट थी। और काज क्या था, काज ये था ओइंग टू स्टेमर, यानी तुतला रहा था, रुक रुक के बोल रहा था। तो सबब ये बन गया था, पहले रिज़ल्ट आएगी उसके बाद काज आएगा। और ड्यूकेट के साथ क्या होता है, पहले काज आता है उसके बाद रिज़ल्ट आती है। उम्मीद है आपको ड्यूट और इसमें समझ आ गई होगी। और आगे चलते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए, लिख ले कहीं पे, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आप जो है मजबूत हो जाएंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर आप भूल भी सकते हैं। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ जो भी आप सीखें एक बार सीखें और फिर आप उसको छोड़ दें। हु हैड लास्ट जॉब ड्यू टू लॉकडाउन, सबब बना था लॉकडाउन। इट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, ये बहुत ही समझ की बात है, दैट ओइंग टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स,
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से गवर्नमेंट कांट प्रोवाइड देम सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसे की सहायता नहीं दे सकती फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक। इट इज़ हाउ एवर अनफॉर्चुनेट, ये बदकिस्मती है, दैट द पीपल आर नॉट टेकिंग थ्रेट सीरियसली, लोग इससे ख़तरे को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। यानी किस चीज़ को खतरे नहीं ले रहे हैं? जो कोविड-19 पहले हमने पढ़ा था। दे आर बीइंग सीन थ्रोइंग द मार्केट्स एंड शॉपिंग प्लाजाज फॉर ई शॉपिंग एज दे यूज्ड इन प्रीवियस ईयर्स, जिसमें भी ज़बरदस्त करे। दे आर बीइंग सीन, वो दिख रहे हैं, थ्रांगिंग द मार्केट्स यानी वो खचाखच मार्केट को भर रहे हैं। अगर थ्रांगिंग के साथ अगर फ्रेजल वर्ब आ जाती विथ थे तो इसका मतलब था वो भरी हुई थी। ओके, थ्रांगिंग विथ यानी वो भरी हुई थी, और थ्रांगिंग अगर अकेला आ जाए तो इसका मतलब है लोग मार्केट की तरफ जा रहे हैं। फॉर शॉपिंग प्लाजाज एंड ई शॉपिंग एज दे यूज्ड टू इन प्रीवियस ईयर्स, जैसे वो करते थे प्रीवियस ईयर्स में। अभी यूज्ड टू जो है ये भी मॉडल है। ओके, यूज्ड टू यानी जो पहले करते थे वैसा ही कर रहे हैं, और यूज्ड टू का स्ट्रक्चर जो है हम ऐसे सीखेंगे भाई। यूज्ड टू जैसे कि ये गुजरी हुई बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं लिखूँ भाई, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेल रहा है। नाउ ही हैज़ गिवन अप, नाउ ही हैज़ लेफ्ट ही लिख दे सकते हैं। ओके, यानी वो क्रिकेट खेला करता था पहले, अब उसने छोड़ दिए। ये हैबिचुअल टेंस है, ये यूज्ड मॉडल है, फास्ट टेंस की हैबिट्स बताता है। और इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो फिर डिड, नेगेटिव नहीं इंट्रोगेटिव, डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ओके, तो इसमें हम यूज़ लिखेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज़ लिखेंगे और डी को हटा देंगे तो फिर ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आप नोट करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसके भी नोट्स बना लीजिएगा।